आप सोचिए कि अगर आपकी किसी खेती के लिए 20 हाथों की ज़रूरत है तो आपके समुदाय से 20 हाथ आपके घर आएंगे, आपकी खेती में मदद करेंगे, जुताई से, उसकी बुआई से, और उसमें आपको उन्हें सिर्फ भोजन कराना होता है। पर ये अनिवार्य है कि जब वो आपको बुलाएं तो आपको उनके यहाँ जाना पड़े। इसमें यह है कि होली के समय, त्यौहार के समय लड़कियां जिनको शादी करना है वो मेले से भाग जाएंगे, फिर उनके घर वाले उनके शादी कराएंगे। सर, मैंने एक बुक लिखी थी, इंडिया नहीं भारत बोलो। उसमें मैंने धर्मपाल जी के डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्यूमेंट्स, जो अपने पास एक ईंट है, ब्रिक है, ब्रिक और मोटर, ये 1930 के पहले यूज़ नहीं होता था डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। सर, सीमेंट जो है और आरसीसी जो है वो तब से आया है, उसके पहले ये सब यूज़ नहीं होते थे। तो तब भी सर मकान बट बहुत स्टेबल थे। वोट में ये होता है कि नेगेटिव आउटपुट होता है, एक तो हारता ही हारता है ना, यहाँ कोई नहीं हारता, यहाँ दोनों जीतते हैं। यहाँ दोनों। इनकी संस्कृति में ये पूरे ऐसा है कि किसी को हानि ना हो, हम एक दूसरे का करें। अब वही घर रात को जो उत्तराखंड के हैं 20 डिग्री तक हो जाते हैं, बाहर -डिग्री रहता है, अंदर 20 डिग्री है, तो अंदर रहने वाले के लिए सहूलियत हो जाती है। तो वो मानो बिना मॉडर्न सिस्टम्स के बिना भी रह सकता है, तो आपके पर्यावरण पे जो असर होता है उससे कम होता है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पहले ही थी, जो आपने बताया सेस्मिक वेव्स को वो मकान तोड़ने की दम रखते हैं। तो सर आज इम्प्लीमेंटेशन में क्यों नहीं हो पा रहा? आप एक सस्टेनेबल लिविंग कैसे ले सकते हो? जो आज सस्टेनेबिलिटी का डिबेट है, मानव संग्रहालय उसका हब हो जाएगा। अब आप छोटे छोटे यंत्र तरीके से बड़े आराम से रह सकते हैं। 2 मंजिला घर, 3 मंजिला घर बना रहे हैं, एंड उसको अर्थक्वेक से बचाना है तो वो भी रिसर्च करना होगा, हाउ डिड कम्युनिटी डू इट, एंड देन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना होगा। भाई उसने अपना साइंस 3 माले पे बनाया है, उस साइंस को तुम्हें 141 माले पे लगाना है। तो अमिताभ सर कैसे हैं आप? बढ़िया है, इट्स एंजॉयबल, वेरी गुड वेदर ऑफ भोपाल। तो भोपाल के बारे में तो सर हम जानते ही हैं। सर, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपका एक परिचय दीजिए। मेरा नाम अमिताभ पांडे है, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ। बनारस और इलाहाबाद के बीच में गंगा किनारे का गांव है मेरा। मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से फ़िज़िक्स की पढ़ाई की है और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मेरी एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई हुई, वहीं से पीएचडी किया। फिर 93 में मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद से मैं यहाँ कार्यरत रहा हूँ, तो अनेक पदों पर रहा हूँ। इस समय मैं भोपाल के ही संस्कृति मंत्रालय के मानव संग्रहालय का निदेशक पे कार्यरत हूँ। सर, तो सर एंथ्रोपोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है, जिसमें आपकी बहुत अच्छी कमांड है, उसके बारे में आप एक स्टोरी बताएंगे? एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जो समाज की संस्कृतियों को समझने की कोशिश करता है। समाज की संस्कृति कैसे, क्योंकि हर समाज संस्कृति से ही चलता है। वो उदाहरण के तौर पे जो हमारे निमाड़ बेल्ट में जो भील है, तो भील समुदाय अपने समाज में जो ये सहभागिता से जो लेबर प्रबंधन करता है, उनको हलमा कहते हैं वो लोग। तो वो हलमा ये है कि वो एक दूसरे के घर जा कर के उनके कार्य में सहयोग करेंगे। तो आप सोचिए कि अगर आपकी किसी खेती के लिए 20 हाथों की ज़रूरत है तो आपके समुदाय से 20 हाथ आपके घर आएंगे, आपकी खेती में मदद करेंगे, जुताई से, उसकी बुआई से, और उसमें आपको उन्हें सिर्फ भोजन कराना होता है। पर ये अनिवार्य है कि जब वो आपको बुलाएं तो आपको उनके यहाँ जाना पड़ता है। तो ये आदान प्रदान का जो है, इससे क्या होता है कि उनको बिना पैसे के खर्च किए एक सहभागिता से पूरे अपने कार्य कर लेते हैं। शादी का भी हो जाए, जैसे अभी हमारे यहाँ रियांग नागा लोग आए थे घर बनाने, तो बोलते हैं घर बनाने में अगर गांव वाला नहीं आया तो इसको बुरा मानते। बाहर किसी प्रयोजन में आए ना आए, पर घर बनाने में हर घर से एक लोग आएंगे, आपका घर बनाएंगे, पूरे घर को ठीक करके उस पर पूजा पाठ करके दे जाएंगे। तो ये सारा संस्कृतियों को हम पढ़ते हैं कि कैसे वो लोग अपने कृषि को देखते हैं, अपना शादी कैसे करते हैं। जैसे भगोरिया सुना होगा आपने भीलों का, तो उसमें यह है कि होली के समय, त्यौहार के समय लड़कियां जिनको शादी करना है वो मेले से भाग जाएंगे, फिर उनके घर वाले उनके शादी कराएंगे। तो पसंद करके करना एक शैली वो है। दूसरा एक उनके यहाँ है उसको, जिसमें कि एक भील में एक बड़ा सा खंभा गाड़ देते हैं जिस पे ऊपर गुड़ और चना बांध देते हैं, और उस पर चढ़ करके लड़के को उतारना है, और जो लड़कियां शादी में चाहती हैं वो उस खंभे के चारों तरफ नाचती हैं, और खंभे पे तेल लगा रहता है। जो लड़का चढ़ के वो गुड़ चना उतार लेगा, उसको ये है कि
जो घेरे में नाचती लड़कियों से किसी भी शादी कर सकता है। तो ये भी एक विधा है। तो अब उनके पार्टनर सिलेक्शन का भी जो आप कह सकते हो कि न्यूट्रल है, इंडिपेंडेंट पार्टनर सिलेक्शन वहाँ देख रहे हैं आप, तो वो उनकी संस्कृति है। तो उनकी संस्कृति में बहुत चीज़ें मिलती हैं, उनका ज्ञान बहुत है। तो भीलों का ही हम देखते हैं, उनकी लड़ाई झगड़ा निपटाने के तरीके बहुत अच्छे हैं। दोनों समूह आपस में बैठ जाएंगे, उसमें से एक मध्यस्थ होगा, दोनों की लड़ाइयाँ ख़त्म कराएगा, जिसको आजकल हम और आप कोर्ट में निपटाते हैं। करेक्ट। उसकी कीमत देखिए कोर्ट की, और वहाँ उसका खाली जब समझौता होता है तो गांव को भोजन कराना। तो उनके उद्देश्य हमेशा पॉजिटिव रहे, हर काम का पॉजिटिव आउटपुट हो। कोर्ट में ये होता है कि नेगेटिव आउटपुट होता है, एक तो हारता ही हारता है ना, यहाँ कोई नहीं हारता है, यहाँ दोनों जीतते हैं। यहाँ दोनों। इनकी संस्कृति में ये पूरे ऐसा है कि किसी को हानि ना हो, हम एक दूसरे का करें। तो सारे समुदाय की संस्कृतियाँ इसी तरह अपने करती है। तो मानो एंथ्रोपोलॉजी इन्हीं को स्टडी करता है। वो अपने पेड़ों को कैसे अपने जीवन में लाते हैं, नदियों को अपने जीवन में कैसे लाते हैं, अपनी सामाजिक संरचनाएं कैसे करते हैं, अपने परिवार का कैसा चलता है। तो ये सारा का अध्ययन चलता है। इससे ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए अब अभी जैसे लाडली लक्ष्मी योजना चल रही है। हाँ। अब लाडली लक्ष्मी योजना का अगर इस्तेमाल होना है तो हमें अगर भील में शादी की प्रथा पता है तो हम लाडली लक्ष्मी योजना और शादी की प्रथा का अगर समाहित करके तो उसका लाभ भील लड़की को मिल जाएगा, क्योंकि 18 साल से पहले शादी नहीं होनी है। तो हमें यही उन्हें कहना है कि शादी 18 साल के बाद करो, तो उसका लाभ भी मिलेगा और उनकी शादी भी हो जाएगी। करेक्ट। जो तो नीतियों को भी मदद करता है एंथ्रोपोलॉजी इन सब में मदद करने के लिए। यस। तो सर बाय एंथ्रोपोलॉजी? एंथ्रोपोलॉजी इसलिए लिया था कि उस समय मैं एंथ्रोपोलॉजी में जब फिज़िक्स कर रहा था, हाँ। और मेरा सिलेक्शन इंडियन आर्मी के लिए हो गया था, तो मैं आर्मी जाना चाहता था। फिर मैं पिताजी से बात हुई तो पिताजी ने फिर कहा कि नहीं, पढ़ाई में ठीक हो, आगे चलो। तो बोले नहीं, हम एंथ्रोपोलॉजी कर लेंगे। तो वहाँ से हमने एंथ्रोपोलॉजी किया, JRF मिल गया हमें, फिर हम अपना सिलेक्शन हो गया, तो उसके बाद काम चले। तो वो विषय हमें अच्छा लगने लगा। साइंस ही है, एंथ्रोपोलॉजी भी साइंस है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी में हम फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी एवोल्यूशन पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में आर्कियोलॉजी पढ़ते हैं, फिर कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं, लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स में भी साउंड को पूरा पढ़ना है, भाषा का है, सिंटैक्स है, बायोलॉजी में एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, सब है। आर्कियोलॉजी में कार्बन डेटिंग, वो सब पढ़ लेते हैं। कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी में पूरे संस्कृति को पढ़ते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी एक होलिस्टिक स्टडी हो जाती है। ठीक है। ओके। तो सर एंथ्रोपोलॉजी के प्रोस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं? एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसमें आजकल डेवलपमेंट के लिए बड़ा ही काम दे रहा है। डेवलपमेंट में अब जितने भी विकास के काम चल रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी के विकास के, तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी बहुत, क्योंकि आपको एक उस विधा से मदद करता है जो समाज को समझने में मदद करता है, गांव को समझने में मदद करता है, उसको समझने में मदद करता है। तो उस पे है। ओके। ठीक है। तो सर अगर मैं आपसे बात करूं कि मानव संग्रहालय की कोई स्टोरीज बताएं आप। मानव संग्रहालय, देखिए मानव संग्रहालय जो बना था, मानव संग्रहालय का उद्देश्य ये था कि जो हर म्यूज़ियम्स आपको दिखाते हैं दूसरी संस्कृति का, और ये माने म्यूज़ियम है जीवन संस्कृति का, तो ये पूरे जीवन संस्कृति को दिखाने की कोशिश करता है। तो मानव संग्रहालय में अगर आप आओगे तो वहाँ पे शैल चित्रकथा भीमबेटका की भी है, और वर्तमान की भी जो जनजातियाँ हैं। तो अभी हमारे यहाँ जैसे ओनम की जो बोट है, ओनम की जो ओरिजिनल बोट है 101 फीट की है। वो नाव है जो ओनम त्यौहार में केरल में इस्तेमाल होता था। हमारे संग्रहालय के लोगों ने जाकर के उनसे बात किया और उस नाव का चुनाव किया। गांव वालों ने वो नाव संग्रहालय को दिया, तो वो ओरिजिनल नाव फिर वहाँ से ला करके बड़ा तालाब की तरफ 100 फीट की नाव है उसी। तो ये वही चीज़ हमारे यहाँ आता है जिसको मनुष्य इस्तेमाल करता है। तो आप सोचिए, ओनम का बोट जब आया था तो जहाँ जहाँ से नाव गुजरी थी वहाँ के केरल समाज ने उसकी पूजा की थी, और अभी भी ओनम में केरल समाज ने आकर के पूरी नाव की पूजा की है, विधि विधान से उसको फिर दिया है। तो वो इस तरह की सारी संस्कृतियाँ हैं हमारे यहाँ। दूसरा एक है अईवलक्कू करके, 1001 दीपों वाली मेटल का लैंप है, 13 फीट ऊंचा, 1001 है। भारत में सिर्फ 2 हैं, एक केरल के गांव में, दूसरा मानव संग्रहालय में। और ये फाउंडेशन डे के दिन ही जलती है, और सारा 1000 में जो तेल है एक साथ 15 मिनट में सारे दीप जलाने की प्रथा होती है। तो वो एक विलक्षण तरह का एक लैंप है जो हमारे मानव संग्रहालय में है। इसी तरह हमारे जब घुसोगे जो द्वार हैं, वो द्वार गांव के द्वार हैं। पैरोल द्वार पड़ता है, नीचे से कारापात जो मजौली आइलैंड है उनका जो द्वार है हमारे यहाँ है। तो
कई प्रकार के जो गाँव के द्वार हैं, घरों के द्वार हैं, अब बहुत सुंदर सुंदर हम देखते हैं, वो सब भी संग्रहित हैं। दूसरा, संग्रहालय में उतने जिन समुदायों के घर हैं उसी तरह के घर उन्हीं द्वारा बनाया दे रहा है, उन्हीं द्वारा उसके पूजा पाठ करके फिर समर्पित करते हैं। जैसे अभी होजोंग ट्राइब आई थी आसाम से, उन्होंने अपना घर बनाया, अपने गेस्ट का रूम बनाया, किचन बनाया, युवक बैठक गृह बनाया, अपना मुर्गी का बनाया, अपना जो सूअर पालन करते हैं उसका बनाया। वहाँ पे उन्होंने प्रसूति घर भी बनाया, क्योंकि महिलाएं जब बच्चा देती है तो उसके लिए एक अलग घर बनाते हैं जिसमें जा कर के बच्चा करके फिर उसको वापस। तो अब सोचिए एक समाज अपनी किस तरह से संरचनाएं करता है, उन चीज़ों को वो ठीक हो जाता है। करेक्ट, वो एक है। या तो सर एक क्या साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे मानव संग्रहालय में? मानव संग्रहालय में हमारे पास माने अगारिया समुदाय का लोहा पिघलाने का फर्नेस है। वो 17वीं सेंचुरी के पहले के होंगे। ये अगरिया अपने आप को महाभारत से जोड़ते हैं। महाभारत काल। अगरिया ये कहते हैं कि मानव संग्रहालय महाभारत में जो युद्ध के लिए अस्त्र आए थे वो सारा अगरियों ने निर्माण किया था। तो उनका ये था कि हम तब से हैं तो आयरन ओर से पहले मेल्ट करके आयरन निकाल लेते हैं, फिर औजार बनाते हैं। और 1500 डिग्री का वो फर्नेस है, इतना सा छोटा सा, जो कि आपका अब भिलाई स्टील प्लांट, जितने स्टील प्लांट में फर्नेस तुम देखते हो, कितनी बड़ी संरचनाएं बनी उस फर्नेस के लिए, पर ये समुदाय छोटे से ही एक उससे परिवार के माध्यम से पूरा निकाल लेता है। तो हमारे पास अगरिया का आयरन स्मेल्टिंग है, असुर का है, फिर बैगा का डिस्टिलेशन प्लांट है, जो ये अपना लिक्कर बनाते हैं, तो पूरा डिस्टिलेशन प्रोसेस है। तो उनका डिस्टिलेशन 3 लेवल पे होता है, एक हाई कंसंट्रेशन, एक मीडियम कंसंट्रेशन, एक लो कंसंट्रेशन। तो इतनी उनको नॉलेज है, जो हम अल्कोहल में परसेंटेज की बात करते हैं, वो भी इसको ध्यान रखते हैं कि कितने कंसंट्रेशन के पीने से हमारे को तकलीफ़ कम होगी। और अब आप अल्कोहल का जो मॉडर्न मैकेनिज्म मार्केट से लाते हैं, पर उन्होंने घर में ही इस तरह की व्यवस्था बनाई कि मुझे थोड़ी भी ज़रूरत है, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, पारंपरिक हैं, तो थोड़ा सा बनाया, उसका सेवन किया, थक गए, थकान मिटाने के लिए। तो समुदाय की भी व्यवस्थाएं है। उसके साथ फिर हमारे पास नमक बनाने का है। नॉर्थ ईस्ट में नमक मिलना मुश्किल होता है, तो मणिपुर में नमक कैसे बनता है वो पूरी का समय को आकलन करने का पूरा एक यंत्र है। मतलब जैसे टाइम मशीन है उनकी। हाँ। तो 24 घंटे कैसे होते हैं, उस तरह उन्होंने अपनी 24 घंटे की मशीन बनाई हुई है, क्योंकि घड़ी तो बनना आपका करीब 200 साल पुराने घड़ी बनी ना, उससे पहले समय कैसे आंकते थे? सूरज की पोजीशन को देख के, सन की पोजीशन देख ली, सूरज की पोजीशन है। उन्होंने कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जिससे कि आपके हर क्षण का इस्तेमाल लेकर के कि 24 घंटे हो गए, और तो उस तरह का है। हिमाचल में हाइड्रोलिक सिस्टम से आटा पीसने की चक्की है, उसको पंचक्की भी कहते हैं, घराड़ भी कहते हैं। तो जो नहरें, जो स्ट्रीम्स बह के आती हैं, उनके आसपास इस तरह से वो टरबाइन लगाते हैं, टरबाइन रोटेट करने लगता है और फिर चक्की चलने लगती है। और उस आटे की चक्की का टेम्परेचर आटे का 25 डिग्री के ऊपर नहीं जाता, जो कि आप किसी भी आटे की चक्की में टेम्परेचर 60 तक चले जाता है। इसलिए कहते हैं कि आटा गर्म खाने बुरा, कहते ठंडा आटा खाना चाहिए। विचारों की बात है। तो उनका ये है कि सुबह आटा लगा के चले जाएंगे, गेहूँ धीरे धीरे गिरता रहेगा, शाम को आकर के किसी लेबर की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप अभी भी हिमाचल में जाएंगे, उत्तराखंड में जाएंगे, तो पंचक्की अक्सर चलते दिख जाती, तो वो पंचक्की हमारे यहाँ है। फिर आपका ये मखाना बनाने का पूरा है, जो मखाना बनता है कमलगट्टा से, उसकी पूरी एग्जीबिशन है हमारे मानव संग्रहालय में। तो कमलगट्टे से कैसे मखाना बनता है, तो ये सारी टेक्नोलॉजी। फिर आर्किटेक्चर का जो साइंस है, आपका जो उत्तराखंड के नॉर्थ ईस्ट के सारे जो घर हैं, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट है। उत्तराखंड के अभी भी उनके घर जो बने हैं, जो आपके इस तरह के कंक्रीट घरों के जैसे नहीं, जो उनके पारंपरिक घर हैं, तो उसमें रात को अर्थक्वेक भी आता है तो घर थोड़ा हिलता है, पर जो सब सोए हुए कुछ गिरता नहीं, सुबह उठेंगे फिर अपना आराम से रहेंगे। अभी हमारे घर रात को गिरने के डर रहते हैं, हमें अर्थक्वेक से बचने के लिए भागने को कहते हैं, वो लोग भागते नहीं हैं। इस तरह बनाते हैं, अर्थक्वेक का पता चलता है तो बोले गिरता नहीं है। तो ये ज्ञान उसमें उन्होंने है। उन्होंने पूरा जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में इस तरह के इंटरवेंशन किए हैं कि सेस्मिक वेव को ब्रेक कर देते हैं। सेस्मिक वेव को वो ब्रेक कर देते हैं, जो अर्थक्वेक को मेजर कर अर्थक्वेक सेस्मिक वेव कहते हैं, वो ब्रेक कर देता है।
तो जब आपका वेव 7 रेक्टर पे गया ही नहीं तो आपको नुकसान ही नहीं किया, तो वो घर का डिज़ाइन ही है कि 5 रेक्टर के ऊपर न जाएगा। तो ये उनके घर हैं। ये जो रबारी समुदाय है गुजरात के, कच्छ के, उनका जो बोंगा घर होता है, बाहर कच्छ में 50 डिग्री रहता है, घर का टेम्परेचर अंदर 30 डिग्री रहता है। तो इस तरह के घर के डिज़ाइनिंग है, तो साइंस वहाँ पूरा यूज़ हो रहा है। ओके। मॉडर्न साइंस में और कुछ आपको दिखा, जैसे आप बता रहे थे कि एक ग्राइंडर है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो सब उसके बारे में बताओगे? ऐसे कुछ अब इंस्ट्रूमेंट? आपका ये है कि जैसे क्लाइमेट चेंज का समय आ गया है, हाँ, हम इस समय इससे जूझ रहे हैं कि हम जितने भी इंडस्ट्री सबसे बड़ा कारण है आपका क्लाइमेट चेंज के लिए। हाँ, वो क्योंकि उसके कारण से पर्यावरण गर्म हो रहा है। इंडस्ट्रियल वेस्ट से आपकी गाड़ी आ गई, आपका सब, आप एसी चला रहे हो, आप ये चला रहे हो, इन सारी चीज़ों से आपका बाहर का वातावरण को नुकसान कर रहा है, गर्म कर रहा है। तो मानव को जीने की दिक्कत हो रही है। करेक्ट। पर ये जो घर हैं, सारे घर ऐसे बने गए हैं कि आप बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अंदर उससे आधा टेम्परेचर होगा, आप रह लोगे। अब वही घर रात को जो उत्तराखंड के हैं 20 डिग्री तक हो जाते हैं, बाहर -, डिग्री रहता, अंदर 20 डिग्री है, तो अंदर रहने वाले के लिए सहूलियत हो जाती है। तो वो मानो बिना मॉडर्न सिस्टम्स के बिना भी रह सकता है। तो आपके पर्यावरण पे जो असर होता है उससे कम होता है। तो हमें अब एक मिक्स अप्रोच लाना होगा कि जो हम उन पद्धतियों को भी लाएं जिससे कि हमारा जो क्लाइमेट चेंज से लड़ाई है, जिसको कि अडेप्टेशन में आजकल कहते हैं कि हम अपने आप को अडेप्ट कैसे करें, तो अडेप्टेशन की बात चल रही है। तो ये हम जो संग्रहालय है उसमें इन सब के बारे में भी आपको सीखने को मिलता है। अब सारा वुड का है, आपका रिसाइकिल है, तो मुझे इंडस्ट्री फैक्ट्री नहीं चाहिए, मुझे जंगल चाहिए। जब जंगल रहेगा तो पर्यावरण अच्छा रहेगा, और जंगल से मुझे लकड़ी घास मिलेगा, मेरा घर बनता रहेगा। तो जो साइकिल है तो वो चलता रहता। और लेबर हम सहभागिता से पूरी करते, जो मैंने अभी आपको बताया। तो वो पूरा समाज इस तरह रचा हुआ है कि आपको इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट कम है और लेबर भी उतना चाहिए। क्योंकि जब एक घर जैसे हमारा बना है, एक महीने में 15 लोग मिल के आए हैं, सोचो उसमें गाँव मिलता है, और उस घर को बढ़ाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। आप जैसे 3 BHK लेते हो, उनका वो परिवार एक नया घर बगल बना लेता, फिर परिवार नया घर बना लिया। तो एक ही समूह में पूरे बच्चे रह लेते हैं, पूरा परिवार रह लेता है, खाने पीने का होता है। तो आपका जो मॉडर्न चैलेंजेस हैं उसको होगा। स्कूल जो है आपके बहुत सारे जो ये आपके बनते हैं बच्चों के आंगनवाड़ी, अगर पारंपरिक घर बना देंगे तो बच्चे उसमें खेल लेंगे। अगर गोबर से लिपाई हुआ तो गोबर एंटीसेप्टिक है, तो वहाँ पे आपके कीटनाशक नहीं होंगे, बच्चे ज़मीन पे खेलेंगे तो अच्छा। इन पे बच्चों को गर्मी के मौसम में शिवपुरी आदि में आपका वो गर्म हो जाता है, बच्चा रह नहीं सकता। सही बात है। तो स्कूल्स जो हैं आपके पारंपरिक रहेंगे तो टेम्परेचर रहेंगे, और लोग फिर उस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। अभी हमारा क्या ना, अप्रिसिएशन उन कल्चर्स के लिए कम हो रहा है, बट जब आप देखेंगे तो आप खुद अप्रिशिएट करेंगे उन घरों को। तो वो जो घर हैं उनका अपना है। जैसे अब ट्री हाउस है, हमारे यहाँ एक ट्री हाउस बनाया अभी, तो आप पेड़ पे चढ़ के बैठेंगे तो बड़ा अच्छा महसूस। अब रात को सुरक्षित भी हैं, आप वहाँ बैठे भी हैं, सो भी रहे, प्रकृति को भी देख भी रहे। क्योंकि हम वहीं से तो अगर आपको टाइगर नीचे दिख रहा है, जानवर दिख रहा है, अब मानव संग्रहालय में तो टाइगर नहीं है, वहाँ तो छोटे जानवर हैं, सियार हैं, अरे आपके पॉर्क्यूपाइन हैं, आपको दिखेंगे, जो कि आप वन विहार में या नेशनल पार्क जाके देखते हो, आप घर पे भी देख सकते हो। तो वो संस्कृति उनकी बड़ी जीवंत है। करेक्ट। तो सर मुझे आप एक बात बताइए कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी पहले ही थी, जो आपने बताया सेस्मिक वेव्स को वो मकान तोड़ने की दम रखते हैं, तो सर आज इम्प्लीमेंटेशन में क्यों नहीं हो पा रहा है? इम्प्लीमेंटेशन में इसलिए नहीं हो रहा कि जो मॉडर्न साइंस है वो इस पे रिसर्च करे। उन्होंने इसको किस तरह से इंटीग्रेट किया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में वो नॉलेज को उसको कैसे बिल्डअप करे। क्योंकि आपको जब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उस हाइट में उसको बचा के रखना है, आपको 14 माले की बिल्डिंग देनी है, तो उसको स्ट्रेंथ देना है नीचे, क्योंकि ऊपर का माल आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पूरा जोर नीचे मारेगा। तो उसको अब इनके जो सारे घर रहते हैं 2 मंजिला से 3 मंजिला, तो उस पर इन्होंने गाँव वालों ने अपनी आवश्यकता से उस नॉलेज को इस्तेमाल किया। अब ये रिसर्च का है कि उस पर अगर अर्थक्वेक को डाल करके कि भाई स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के साथ रिसर्च हो, तो मॉडर्न साइंस जो है उसके साथ रिसर्च करके देखें कि हम अपनी बिल्डिंग्स में क्या चेंजेस लाएं जो कि हमारी ये प्रॉब्लम हल करें। यहाँ तो साइंटिफिक R&D की ज़रूरत है,
समुदाय तो अपनी समस्या हल करने के लिए अपना साइंस को यूज़ कर लिया है, बट मॉडर्न साइंस को उस पर रिसर्च करके अपने साइंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। करेक्ट। तो वो तो उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो जिम्मेदारी है। पर उसके लिए जैसे हम मानव संग्रहालय, हम SPA जो है या इन सब स्टूडेंट्स को बुलाते हैं कि इसको स्टडी करो आप, हाँ, स्कूल ऑफ प्लानिंग वाले, इसको देखो कि कैसे वो करते हैं। फिर जब आप ये समझेंगे हाँ। तब आप, माने उन्होंने 2 माले का घर बनाया, आप मॉडर्न सिस्टम से 2 एक्सपेरिमेंट के लिए 2 या 3 माले बनाइए उस जगह जहाँ अर्थक्वेक के पॉसिबिलिटीज़ है, आर्टिफिशियली अर्थक्वेक जनरेट करके टेस्ट करिए। सही बात है। तो आपकी वेरीफाई भी होगा कि कर लेगा, क्योंकि आपके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स आदि हैं उसमें तो ये नॉलेज की ज़रूरत है। अगर मान लीजिए अब अर्थक्वेक कहते हैं मैक्सिमम 7 डिग्री का आता है, पर पृथ्वी के ऊपर थोड़ी नियम बंधा है। पृथ्वी तो कल 10 रिएक्टर का भी अर्थक्वेक दे सकता है। करेक्ट। वो हमसे बंधा तो है नहीं कि हमारे हमने हुए बाद मेजर किया है, होगा क्या इसका प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो आप जब सारा व्यवस्था 7 रिएक्टर पे प्लान किए और 10 का आ गया तो सब ध्वस्त हो गया। हाँ, वो भी है। पर उनका जो है, उनका ये है कि रिएक्टर कितना भी आए, जब उस जगह से गुजरेगा तो कम हो जाएगा। करेक्ट। उस ढांचे पे 10 का भी आया तो वहाँ से 7 हुआ, दूसरे ढांचे 5 हो गया, कम बच गया वो। करेक्ट, वो तो है सर। तो उनका अब कहते हैं कि अर्थक्वेक 10 सेकंड के लिए नुकसान करता है। वो 10 सेकंड जब टॉप 10 पे रहता है तभी नुकसान करता है, या 7 पे रहता है। 10 तो कभी हुआ नहीं विश्व में, 7 हुआ, 7.9 हुआ, जो भी रिकॉर्ड्स देखें डेटा, बट उस पर 10 सेकेंड, वो 10 सेकेंड ही नुकसान कर जाता है। इसी चैलेंज करने के लिए वो जो WTC पे जो अटैक हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, इसी नॉलेज को ब्रेक करने के लिए एक सिमिलर उसने स्ट्रक्चरल को इम्पैक्ट किया था। वो प्लेन को, एक प्लेन से स्ट्रक्चरल को, डिज़ाइन को उसने नुकसान पहुंचाया था उसमें। हाँ, उसको प्लेन से स्ट्रक्चरल डिज़ाइन को डैमेज किया था, जो बिल्डिंग गिरी थी, क्योंकि अमेरिका का ये था कि बिल्डिंग कभी नहीं गिर सकती, बट उसको उन्होंने उस तरह से उसको टेररिस्ट ने उसका नुकसान किया। तो ये अब साइंस का है कि साइंस उसको कैसे और मजबूत बनाए। करेक्ट है। तो ये सर, मैंने एक बुक लिखी थी, इंडिया नहीं भारत बोलो, उसमें मैंने धर्मपाल जी के डॉक्यूमेंट्स पढ़े थे। तो अकॉर्डिंग टू दैट डॉक्यूमेंट्स, जो अपने पास एक ईंट है, ब्रिक है, ब्रिक और मॉर्टर, ये 1930 के पहले यूज़ नहीं होता था। क्यों नहीं होता था सर? 19 उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सर, सीमेंट जो है और RCC जो है वो तब से आया है, उसके पहले ये सब यूज़ नहीं होते थे। तो उस तब भी सर मकान बट बहुत स्टेबल थे। अब आपने जो पूछा है बहुत अच्छा है। पहले हाँ, क्या था ना, हाँ, हमारे यहाँ लॉक सिस्टम से घर बनते थे। तो लॉक पत्थरों को काट करके इस तरह लॉक करते थे कि एक दूसरे को मजबूती से पकड़ लेते थे। मैं भी जैसलमेर से आ रहा हूँ। हाँ, जैसलमेर में वहाँ के जो माइन से पत्थर निकलते हैं, उन पत्थरों को गढ़ करके उसको फिर एक दूसरे को लॉक करके पूरा का पूरा महल खड़ा होता है, जिसमें आपको ये गुड़ और चना का मोटर लगता है और सीमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उससे टेम्परेचर आपका कम रहता है, बिल्डिंग आपकी मजबूत रहती है। तो वह हमारी साइंस बहुत मजबूत थी। हमारे जितने भी पुराने महल हैं उसमें कहाँ सीमेंट लगा है, कहीं नहीं लगा। सारे लॉक सिस्टम्स में सारे वो डिज़ाइन ऐसे हैं कि उन्होंने बीच में खांचा किया, उसको बिठा दिया। अब वो जब बैठ जाते हैं तो उन्होंने बीच में सारे गैप बन गए। तो वो सिस्टम था। सीमेंट जो बाइंडर आया है वो इंडस्ट्रियल आया। और हमें 2 चीज़ और समझनी है यूरोप एंड इंडिया को। यूरोप इज ए लो टेम्परेचर एरिया, माइनस में रहता वहाँ टेम्परेचर, माइनस है। हम एक एवरेज टेम्परेचर एरिया में, तो हमारे पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे लिए बननी थी। यूरोपियन ने अपने लिए बनाई, जिसको कि हम पे थोप गए। हाँ, पर हमें हमारे साइंस सिस्टम्स को समझना है। हाँ, जैसलमेर के जो घर हैं, अब वही बताएं कि उनके जो समुदाय रहते हैं, जो भेड़ चराते हैं, जो ऊँट चराते हैं, उन्होंने रेगिस्तान में भी अपना घर बनाते हैं, उसी में रहते हैं, 50-58 डिग्री टेम्परेचर में सुकून से रहते हैं। और हम यहाँ 45 पे परेशान हो जाते हैं। करेक्ट है। तो उन्होंने जीवन शैली, कपड़े, खान पान, वो सब रहना, तो वो इंसान, हमारे अपने पूरे नॉलेज सिस्टम को स्टडी नहीं किया। आप लाल किला को स्टडी कर लीजिए, आप जितने भी हमारे महाराजाओं के ये सिंधिया का महल वो रायसेन का महल, अपने रायसेन का महल, तो इनके जो साइंस है वो हम मॉडर्न साइंस में ले ही नहीं रहे। हम पूरा वही यूरोपियन साइंस को ले रहे, क्योंकि हमारे, आप अभी भी लॉक सिस्टम से घर बनाइए तो आपके घर अच्छे रहेंगे। हाँ, अभी भी जो ब्रिक्स बना रहे हैं उसमें लॉक सिस्टम्स लाइए तो आपके मजबूत बनेंगे। आपने ब्रिक्स छोटे कर दिए। और ब्रिक्स की बात है तो आप हमारे जो सिंधु सभ्यता में जाइए, राखीगढ़ी में, लोथल में, भारत में आप ये देख सकते हैं। वैसे मोहनजोदड़ो हड़प्पा में
ईंटों का पहले से इस्तेमाल था। करेक्ट है। क्योंकि भट्टी तो माने हमारे यहाँ जो मटके बनने शुरू हुए तो उससे भट्टी बनी, आई भट्टी से फिर आपके ईंट बनने लगे, ईंट से आपका इस्तेमाल होने लगा, तो वहाँ पूरा ईंटों का इस्तेमाल है। मोटार हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ गर्म देश था, हमारे पास और भी सॉल्यूशंस थे, करेक्ट तो है। हमने उन सॉल्यूशन से हमारा बाइंडर बनाया है। हाँ। इन्होंने सीमेंट से बाइंडर बनाया है। हाँ भाई बाइंडर उनका सीमेंट है, हमारा बाइंडर बाकी चीज़ें, चूना हाँ। हमारे यहाँ था, गुड़ हमारे यहाँ था, चूना, दाल हाँ। हमारे यहाँ था, तो इन सब को पीस करके बाइंडर बनता था, करेक्ट। और वो बहुत लॉक सिस्टम पे वर्क मजबूत रहता था। तो हमारे जो बाइंडर्स थे उन्होंने इंडस्ट्रियल बाइंडर्स में चले गए, जो आपका सीमेंट के फॉर्म में आता है। हाँ। उसके अपने नुकसान हैं। करेक्ट है सर। ये सारा इंडियन साइंस इज़ ए वेरी एडवांस साइंस, जिसको कि हमें स्टडी करना, समझना, रिसर्च, और काफ़ी हो रहा है, ऐसा नहीं कि अब नहीं हो रहा है, सारे इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। इंडियन विजडम पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है अभी, ये गवर्नमेंट जो है इंडियन विजडम्स पे हर जगह बड़ी तेज़ी से काम कर रही है, तो इन सब पे काफ़ी रिसर्च हो रहा है। बट संग्रहालय का जो मैंने कहा ना, हमारा संग्रहालय जीवन संस्कृति है, अपने प्रकार का विश्व का एक संग्रहालय है। तो ये जीवन संस्कृति को दिखाता है। जो आपके घर की, जो आप मान लीजिए अपने गांव जाओगे, आपको जो चीज़ वहाँ मिलेगा आकर के संग्रहालय में पाओगे तो यही होगा। अभी एक हैदराबाद से एक स्कूल आया था, उनकी एक टीचर आई, एक हमारे यहाँ झूला है जिसपे कि लक्ष्मी बैठी हुई, बोले सर ये तो मेरे घर में भी, मेरे मंदिर में है। तो ये एक अच्छा लगता है कि वो आकर के बोले कि आपका हमारा सामान आपके यहाँ है। फिर जो जैसे नागालैंड के ओरिजिनल है, अभी क्या हुआ था, एक हमारी कुछ टीमें गई थी उत्तराखंड, तो वो वहाँ पे उनका एक लड़का बताया कि मैं नागालैंड में गया, ये फ़ोटो देखो। वो फ़ोटो मानव संग्रहालय का था। उसने यहाँ फ़ोटो खींच करके भेजा था कि इसके वो मैंने वो नागालैंड गया था। तो हम संग्रहालय का ये है कि हर कोई इन जगह नहीं जा सकता सीखने के लिए, आप हमारे यहाँ आके इसको सीख सकते हो। करेक्ट है। तो सर और कुछ आपको साइंटिफिक चीज़ें मानव संग्रहालय में जो आप बताना चाहो? मानव संग्रहालय में साइंटिफिक ये है कि अगर आप आर्किटेक्चर का चाहेंगे तो आर्किटेक्चर का पूरा साइंस आपको मिल जाता है। अब आर्किटेक्चर एंड इकोलॉजी एंड आपका जो नेचर है, इससे जो जुड़ा हुआ कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको समझना है, क्योंकि जो बहुत सारा आपका जो यूरोपियन साइंस था ना, वो विदाउट नेचर उसने कोशिश की। अच्छा। हम विथ नेचर करते हैं, तो हमारे सारा जो घर बनेंगे, हमारी जो जीवन शैली है कि प्रकृति में हम कैसे ढल जाएं। और करीब करीब 80% अफ्रीकन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, सब वो कंट्रीज़ रहे हैं जिनका कि अपने आप समुदाय बढ़ा है, समुदाय ने अपना नॉलेज भेजा है, उसके साथ उन्होंने फिर अपना व्यवस्था बनाई है। यूरोपियंस ही खाली कॉलोनाइज करने गए थे, वही लोग दूसरी जगह जाकर के कॉन्कर किया, उन्होंने चेंज किया, और उनके पास इतना सीमित नहीं था, क्योंकि उनका जो इकोलॉजी है आधा से ज़्यादा तो पूरा वो बर्फीला जगह है, टुंड्रा रीजन जो होगा, थोड़ा बहुत उनके यहाँ कोल्ड टेम्परेट है। अब हमारे तो हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक हर इस्तेमाल की चीज़ है। सही है। यहीं पे अगर आपको 9 महीने तो कपड़े की ज़रूरत नहीं है। वो भी है। साधारण सा एक शर्ट चल जाएगा, जो कि आपको जर्मनी में नहीं चलेगा, वहाँ तो ठंडा पहनना पड़ेगा। तो हमने कपड़े का डिज़ाइन उस तरह से किया, हमने कपड़े का साइंस उस तरह डेवलप किया। मालवा पूरा आपका कपास का बेल्ट है, चंदेरी आपका नॉलेज बेल्ट है, बाग आपका, महेश्वर आपका ये टेक्नोलॉजी बेल्ट है जो कपड़ा बना देता है, बाग आपका कपड़ा बना देता है। हमारे बनने लायक कपड़े बने हुए हैं जिसे हम पहनते हैं। तो पर हमें फिर उनके कपड़े टेक्सटाइल बताने लगे, मैनचेस्टर का टेक्सटाइल बनाने लगे। तो हमारा कॉन्टेक्स्ट था। तो मानव संग्रहालय में आपको विद कॉन्टेक्स्ट सीखने को मिलेगा। दूसरा, हमारे यहाँ सेक्रेड ग्रूव्स हैं, हाउ इकोलॉजी कैन बी कंजर्व्ड। तो उनमें किन प्रजातियों को मनुष्य को ज़रूरत है उसको पवित्र मान करके बचा लेते हैं। तो अब कई सेक्रेड ग्रूव्स मैंने देखे हैं जिसमें वहाँ के पेड़ अब जंगलों में ख़त्म हो गए। तो आपको उसको जानने के लिए तो चाहिए ना, ये पेड़ है, तो उस तरह का ग्रूव है आपके पास। फिर घरों का डिज़ाइन ऐसा है कि बिना कीले के घर बने, बिना नेल के घर बने मानव संग्रहालय में। अभी उन्होंने घर बना रहे थे तो सुई भी बांस की बनाई, सुई भी बांस की बनाई है। अच्छा, सीने के लिए। तो ये ज्ञान है, मैंने पहली बार देखा बांस की सुई। मेरे दिमाग में तो क्या सुई लोहे की बनेगी। सही बात। बचपन से हमने घर में भी सुई देखी और बाहर भी। जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो बोले ये क्या, बोले सर सुई है, मुझे हमें सिलना है। तो उसमें उन्होंने घास को डाला, अपना सिलना शुरू कर दिया।
तो ये अब आप बताइए कि मुझे सारी चीज़ प्रकृति से वहीं मिल जा रही है, हाँ तो मैं अपना ज्ञान वहीं से करूँगा। हाँ, कुछ हमें चाहिए, कुछ हमें जैसे मॉडर्निटी के साथ मूवमेंट का, ट्रांसपोर्ट का वो ज़रूरत आएगा, तो उसको भी, उनके भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स अच्छे हैं। अब आपका पूरा जो रिसाइकिल, रीयूज़ एंड जो है ये सस्टेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट इनके समुदाय में दिखता है। इनका कोई वेस्ट नहीं था, हम्म, पूरा इतना घर बना, न गिट्टी वेस्ट दिखी, न सीमेंट वेस्ट दिखा, न टूटा फूटा वेस्ट दिखा। आप जाओगे तो पता भी नहीं चलेगा कि हाँ इतना सामान इस्तेमाल हो गया और ये घर इतना सुंदर हो गया, और कचरा भी नहीं दिखा। एक बांस से तो उन्होंने पूरा डस्टबिन बना दिया है, एक बांस को इस तरह चीरा करके एक इतना बड़ा टोकरा बना दिया, और हमारे संग्रहालय में लगे हुए सारे टोकरे। हाँ टोकरे तो लगे तो हैं। अब उसमें आप प्लास्टिक नहीं है, हाँ एक प्लास्टिक आपके लिए वेस्ट है, हाँ तो एनवायरनमेंट के लिए बांस है, टूट जाएगा, अगला एक बांस काट करके फिर बना के रख दिए, फिर बना के तो रख रिसाइकिल हो गया, रीयूज़ हो गया, एंड नेचर के लिए नुकसान नहीं है। सारा घास जो है गल जाएगा, प्रकृति में मिल जाएगा, सारा बांस गल जाएगा, प्रकृति में मिल जाएगा, आपका प्लास्टिक नहीं गिर खराब होता है, सीमेंट के टूटे घर नहीं खराब होते हैं, सब आपके डेब्रिस जो होता है, कचरा आपका इनसे है। तो मानव संग्रहालय तो साइंस सीखने का ही पूरा साइंस ही आपको है। आप एक सस्टेनेबल लिविंग कैसे ले सकते हो, जो आज सस्टेनेबिलिटी का डिबेट है, मानव संग्रहालय उसका हब हो जाएगा, सारा हब है उसका, आपको सारा ज्ञान आप जो चाहिए। अब आप छोटे छोटे यंत्र तरीके से बड़े आराम से रह सकते हैं, 2 मंजिला घर, 3 मंजिला घर बना रहे हैं। अब उस साइंस को रिसर्च मांगता है ना, तो भाई बाकी जो मॉडर्न साइंस को 141 फ्लोर बनाना है एंड उसको अर्थक्वेक से बचाना है, तो उसको वो भी रिसर्च करना होगा, हाउ डिड कम्युनिटी डू इट, एंड देन उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाना होगा। भाई उसने अपना साइंस 3 माले पे बनाया है, उस साइंस को तुम्हें 141 माले पे लगाना है। वो भी है। तो देयर साइंटिस्ट हैज़ टू अंडरस्टैंड कि हाउ डिड दे अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द डिज़ाइन, उसकी स्ट्रक्चरल स्पेसिंग कैसा करना है। अब मॉडर्न रिसर्च काम आता है वहाँ। एंगेजमेंट, कम्युनिटी विल गिव यू मोर लर्निंग, दे विल हैव मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर एक्सप्लेनेशन टू इट, जो भी आप नहीं कर पाते हो। कभी जब मेरे आए थे तो मैं अक्सर उनके साथ सुबह जाके बैठता था, बहुत चीज़ जब बात करते हो तो समझ, अच्छा ये ऐसा आप करते हो। अब उनके मेजरमेंट्स पक्के हैं, टेप की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लो जो कुछ बनना है मेरे मेजरमेंट से बनना है, तो मेरा हाथ फिक्स हो गया, अब जो कुछ भी नपेगा मेरे हाथ से नपेगा। हाँ मैंने जो कुछ वहाँ नपना है उसके बाद कि जैसे फिक्स कर दिया कि अर्चित का हाथ हम इस पूरे नापने में इस्तेमाल करेंगे। हाँ तो अब उसमें कोई भी काम होगा, चलो एक तुम्हारा नाप करके चलो नाप दोगे, फिर वो अपना काम शुरू हो जाएगा। सो मेजरमेंट इज़ वेरी फिक्स भी नहीं है उनका, इट्स ए रिलेटिव बट अंडरस्टैंडिंग दैट डायमेंशंस ऑफ मेजरमेंट्स। करेक्ट। सो ब्यूटीफुली डिज़ाइन, जो आप कहते हैं ना कि रिलेटिविटी थियरी है, हाँ यहाँ पूरा रिलेटिविज्म में है कि भाई मेरे हाथ से बन जाएगा, उसके हाथ से बन जाएगा, तुम्हारे हाथ से वो आ जाएगा। करेक्ट। बट दैट सॉल्व्स अ प्रॉब्लम। वरना इंची टेप खरीदिए, ये बनाइए, वो बनाइए, दे डू इट। सो सोसाइटी यूजेस इट। देन लैंग्वेज है, लैंग्वेज की मीनिंग्स है। अंग्रेजी में पानी के प्रकार बताइए मुझे। सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, वाटर। वाटर ही है ना। हाँ। हमारे यहाँ जल है, पानी है, गंदा पानी है। तो क्वालिटी वाइज वी हैव डिफरेंशिएटेड लैंग्वेज। उनका लैंग्वेज भी इतना वृहद नहीं जो हमारा लैंग्वेज है। हाँ कम्युनिटीज़ में जाके लैंग्वेज देखिए, हर चीज़ का नाम है, अलग ही उनकी गिनती है, गिनती अलग है। तो यू दैट्स व्हाट होल अंडरस्टैंडिंग इज़ दैट। जैसे भोपाल के स्कूल्स आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, सबको हम उनको पूरा संग्रहालय दिखाते हैं। फिर लाइव कल्चर दिखाना है। अभी जैसे 16 को शरद पूर्णिमा के दिन राकेश चौरसिया साहब आए थे। राकेश। ये जो बांसुरी वादक हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे, और विश्व विख्यात ग्रामी अवार्ड मिला उनको इस साल। ओके। जाकिर हुसैन के साथ। तो 1000 लोग वहाँ देखे और 1000 ऑनलाइन देखे। और आप सोचिए, इस मॉडर्न युग में जहाँ लोग कह रहे हैं कि इंडियन म्यूज़िक पसंद नहीं किया जाता है, 1000 लोग पूरा आकाश के नीचे बैठ करके हमारे प्रांगण में उसका आनंद लिया, और उन्होंने सारे सुरों को समझाया, सब चीज़ें बताई। तो अभी भी हमारे म्यूज़िक, एंड इट्स मैथमेटिकल, बोले पूरा साइंस बढ़ गया है। कोई भी म्यूज़िक 7 नोट्स के ऊपर नहीं जाता, कोई 8वां नोट बना दे।
ओके, सारे गामा पा धनी सा जो है वो उसी अंग्रेजी, पे वही तो बेस रहता वो है। सिम्फोनी में भी है, वो ऑस्ट्रेलिया में वही मिलेगा, कर्नाटिक में वही मिलेगा, जर्मन में वही मिलेगा। तो बोले अब ये नहीं, ये म्यूज़िक, इंडियन का म्यूज़िक सबसे बेस्ट है। करेक्ट। सारे विदेशी मरते हैं जाकिर हुसैन पे, जो हमारे रविशंकर हैं, अलाउद्दीन खां हैं, बिस्मिल्लाह खां हैं, हरि प्रसाद चौरसिया है, शर्मा हैं। तो ये अगेन दे आर कैरिंग ए साइंस, करेक्ट म्यूजिक इज साइंस, करेक्ट। ऑल दोज थिंग्स इज देयर। तो सर पहले ओल्ड इज़ गोल्ड जिसे बोला जाता है, तो पहले लोग बाग मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे खाना पकाने के लिए, आज़ादी के पहले। फिर अभी स्टील के बर्तन यूज़ करते थे, बट नाउ लोग बाग फिर से मिट्टी की तरफ वापस आ रहे हैं। बेसिकली क्या हुआ है कि आपका जैसे कहा हमने ना कि नेचर को समझ करके हम नेचर के साथ रहते थे, तो नेचर को यूज़ करते थे। हाँ। फिर क्या हुआ, जब मॉडर्न जो साइंस आया है, जो कॉलोनाइजेशन में उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स हमें बताने लगे, तो उसके साथ साथ उनके सेरेमिक भी आया, उनका प्लास्टिक भी आया, तो हमको ये बताया गया कि वो अच्छा था, पर उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमें बाद में पता चले, जो उसके कैंसरस बीमारी थी या उनसे जो हमारे शरीर को मिनरल्स नहीं मिलते थे। बचपन में, जैसे आप लोग बचपन में होगा तो पूछिए अपने दादा दादी से, एक मेटल मिलता था जिससे कि आपको खाने में आपको उससे भी कुछ उससे मिनरल मिल जाते थे, बिलीफ सिस्टम था। तो आपको उस मेटल में खाना खिलाया जाता था, जैसे फूल की थाली हो गई, इस सब में हो गया। तो सोच थी कि इससे होता है कि आयरन की थाली में खाएंगे तो आपको थोड़ा आयरन कंटेंट मिलेगा, उस चीज़ों को ज्ञान में था। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है कि जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का जो साइड इफ़ेक्ट्स है हमारे सर्वाइवल के लिए क्वेश्चन हो गया, तो हम पुराने पारंपरिक उन्हीं मेटल मेड यूटेंसिल्स पे, मड मेड यूटेंसिल्स पे जाने लगे, क्योंकि उनकी अपनी हेल्थ एडवांटेजेस हैं। आपके जो खाने में, उनमें पकाने में जो खाने को नुकसान कम होता है, वो ज़्यादा हेल्दी बनता है। तो वो पद्धतियाँ पहले भी थी, अब उन्हीं में बनाते थे। अब वो धीरे धीरे फैशन में होकर के वापस आया, बिकॉज व्हाट इज़ स्केर्स इज़ ए फैशन, एबंडेंस इज़ नॉट ए फैशन। तो वो पहले आपका मड वाज इन एबंडेंस, तो फैशन मेटल हुआ, या ग्लास हुआ। अब वो एबंडेंस में हो गया तो फैशन मड में आ रहा है, बिकॉज यू रियलाइज इट वॉज इंपॉर्टेंट, इट इज़ यूटिलिटी एंड इट स्टार्टेड यूजिंग इट। तो वो चीज़ है। और आपका रिसाइकलिंग है, आप अपना बनवा सकते हो, खा सकते हो, हटा सकते हो। तो वो जैसे अभी आपके ये जो प्लेट्स मिलते हैं प्लास्टिक वाले, इट्स नॉट वेरी हेल्दी। सो दैट वे वी वेंट बैक टू द नेचर। कुल्हड़ का चाय का आप सोचिए, एक कुल्हड़ बना, भट्टी में पका, पानी में धुला, आपने चाय पिया, फिर मिट्टी बन गया। हाँ। इससे ज़्यादा रिसाइकिल क्या चीज़ होगी? करेक्ट। शुद्धता क्या होगी? किसी ने इसको इस्तेमाल नहीं किया। जो पेपर कप होता है वो इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री से बनेगा, उसमें एक कोट चढ़ता है वैक्स का टू मेक इट स्टिफ, इट विल नॉट बी स्टिफ। सो आप उसमें अगर वैक्स में अगर चाय डालोगे तो उसमें हल्का सा मेल्ट होगा, तो वैक्स पिएगे। आप 1000 कप चाय पीजिए, कितना वैक्स पिया? बहुत, 1000 टाइम वैक्स पी तो रहे हैं। आप उसी वजह कुल्हड़ में पिए हैं, मट्टी है, मट्टी पकी हुई है, नुकसान नहीं करती है, आपने अपना चाय पिया। तो कंपेयर करिए तो ये दोनों हैं। इसलिए पहले जो इंसान थे, आपके जो दिनचर्या के सारे फूड थे, आपके साइकिल में रहते थे, हर सीज़न में खाते थे। जैसे इस समय आंवले का सीज़न है, आंवला खाना अनिवार्य करते थे। अब आप आंवला खाइए, विटामिन सी है। फरवरी में बेर आता है, बेर आपको B12 विटामिन देता है। आपको शिवरात्रि में बेर खिला दिया, साल भर की ज़रूरत नहीं है, अब डॉक्टर साहब B12 की टैबलेट खाइए। करेक्ट है सर। तो प्रकृति ने आपको सारी चीज़ें दे, अमरूद आगे से, गन्ने का जूस जो ओरिजिनल जूस होता है, सिंपल ग्लूकोज, आपसे उससे शुगर नहीं होना है। तो ओरिजिनल जो जूस होता है जिसमें आप बर्फ़ आदि मत डालिए, जो वहाँ निकलता है उसको पीजिए, तो आपके लिए, शरीर के लिए। फिर ओरिजिनल जो खेत से आलू होता है, दैट इज अगेन स्टार्च। जो मटर आता है, अगेन प्रोटीन। सो यू हैड ए साइकिल ऑफ फूड विच नेचर गिव। ये एडवांटेज अगेन आई सेड ना, टेम्परेट कंट्रीज़ को नहीं था, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को डाइवर्सिटी ऑफ फूड है और उसका एडवांटेज है। आम है, जामुन है, तुम्हें आंवला है, बेर है, कटहल है, बेल है, नारियल है, ये सारा आपको हर जगह से मिल रहा है, खजूर है। तो ये ऑल विथ विटामिन्स एंड मिनरल्स एलिमेंट है। करेक्ट। आपके रिलीजियस फंक्शन, सोशल फंक्शंस में अनिवार्य था खाना। बहुत बार मैरिजेस में कि ये नहीं खाओगे तो शादी का नहीं होगा, या शादी में ये खाना ही पड़ेगा। तो दे वेर सो वेल इनग्रेड इन कल्चर कि आपको खिला देते थे, काम हो जाता था। आजकल हम बड़े चूजी हो गए हैं।
हम और कितना खाते हैं। करेक्ट। जैसे इस समय आपका बाजरा खा सकते हो, मक्का खा सकते हो, ज्वार खा सकते हो। वी आर बैक टू मिलेट एज। हाँ गवर्नमेंट इज प्रोपगेटिंग एंड एवरीथिंग। अब आपका जो मिलेट का है ना, आपको शरीर में बहुत सारी ताकत देता है। जैसे बाजरे को खाइए, बाजरे की रोटी और गुड़ खाइए। अब बाजरा खा रहे हो तो फूड आपको बढ़ा देता है। तो हमारे जो अगेन इकोलॉजी ने जो हमें फूड दिया था, वो भी हम फिर से वापस यूज़ करने जाने लगे। सही बात है सर। जो लहरी बाई हैं, जो हमारी एक बैगा करीब 25 साल की महिला हैं, 150 प्रजाति के ये मिलेट्स बचाई है उस महिला ने। पूरे गांव में घूम घूम करके इकट्ठा कर रही है। ये मंडला या डिंडोरी की है। उनको राष्ट्रपति और ये पद्मश्री के लिए भी नवाजने वाले हैं या नवाज दिया गया है। तो यंग लड़की उसने देखा कि मेरे जगह से खो रहा है, तो अपने घूम घूम गांव में वो इनको बचा रही है खेतों में। तो क्यों बचा रही है? क्योंकि इनके लिए हमारी ज़रूरत था। गेहूँ अमेरिका से हमारे यहाँ आया था। सही बात है। गेहूँ लाल हमारे सेहत बहादुर के लिए फिट शास्त्री नहीं के था, हमारे लिए फिट नहीं था। हमारे लिए तो मक्का, बाजरा, जवार, जौ ही फिट था। उससे हम स्वस्थ थे। फिर हमें गेहूँ खिला करके बीमार किया गया। फिर कह रहे हैं कि वापस खाओ। सही बात है। तो हम अगर वापस अपने पास चले जाएंगे, अब हमें गेहूँ बाजरा उगाने के लिए, जवार मक्का, हमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। गेहूँ को आपको 4 सिंचाई देना होगा, बाजरे को सिंचाई नहीं देना है। करेक्ट। तो पानी का भी प्रकोप खत्म हुआ। हाँ अब बाजरा आप ज़्यादा खा सकते हो। करेक्ट सर। तो आपके लिए बाजरे के कई प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बाजरे के बाल ही बहुत स्वादिष्ट होते हैं। अभी मानव संग्रहालय में हम इसको भी बाजरे की रोटी मिलती है, सब मिलती है, आप हाँ, खाइए। हाँ, तो उनको गुड़ के साथ मिल रही है, भरता के साथ मिल रही है, चटनी के साथ मिल रही है, हाँ, सब्जी के साथ मिल रही है। तो जब आप खाओगे तो एक टेस्ट आता है। और गर्मी में जाड़ा के मौसम में कहते हैं कि बाजरा खाने से गर्म महसूस होता है, तो लोग खाते हैं। Correct और अभी भी दूर दराज में समुदायों में ये खान पान बचा हुआ है। जब मैं भी बड़वानी में काम कर रहा था तो मुझे एक भिलाला समुदाय ने अपने घर में ही मक्का उसका था, उससे उसने मुझे रोटला खिलाया। टमाटर उसका था, उससे उसने मुझे चटनी, मिर्च उसके घर का था, चावल उसके घर का था, दाल उसके घर का था। सारा घर के पदार्थ से बना करके मुझे पूरा खाना खिलाया था। और एक रोटला इतना बड़ा होता है, कम से कम 1 फीट का डायमीटर हो सकता है, 1 या 1.5 फीट का डायमीटर। और 3-3 वो खाते हैं और 3 टाइम खाते हैं। मेहनत कश इंसान से। मुझसे एक से या मैंने आधा से ज़्यादा नहीं खाया गया। वो मेहनत कश है और स्वादिष्ट है। तो क्या है कि आप जब मेहनत करोगे, आप काम करोगे, अपने प्राकृतिक खाना खाओगे तो बीमारियां कम होगी। जब आप उन अनाज को खाओगे जो बहुत सारा पेस्टिसाइड्स डाला हुआ है, बहुत सारा वो डाला हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं शरीर में तो आपको नुकसान करेगा ना। तो इसीलिए हम वापस जो सस्टेनेबल लिविंग में जा रहे हैं, तो हम सस्टेनेबल प्रैक्टिस जो कम्युनिटी की उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट सर। सर एक चीज़ और है, अभी आप पहने हो खादी का कुर्ता, मैं पहना हूँ ये, इसके कारण मुझे स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, बट खादी के कारण कभी नहीं होगा। आपके जो कपड़े आप पहने ना, हाँ भाई हमारे यहाँ कपड़े इसीलिए बने थे क्योंकि क्या ना, शरीर में हाँ टेम्परेचर जो होगा, इसका जो काम है, बाहर का गर्म हो ठंडा होगा तो थोड़ा गर्म देगा, अंदर बाहर गर्म है तो ये थोड़ा ठंडा देगा। ये थोड़ा सा इसमें वो जो पोरस रहता है ना, टेम्परेचर रेगुलेट करने का करता है। जो पॉलिस्टर आदि कपड़ों में वो गुण नहीं है ये, क्योंकि ये यूरोप के हिसाब से कपड़े हैं। और जो मैं पहना हूँ, आप पूरा गुजरात चले जाइए, सफ़ेद कपड़े पहनेंगे। पूरा साउथ चलेंगे, क्यों? रिफ्लेक्टर है। हाँ रिफ्लेक्टर है, वाइट इज ए रिफ्लेक्टर, तो अंदर ठंड थोड़ा कम लगेगी। हाँ वही काला पहन लीजिए तो ऑब्जर्वर है, तो काला ज़्यादा लगेगा। करेक्ट। पर हम फैशन में काला पहनेंगे वहाँ पे तो हमें तकलीफ होगी, वहाँ सफ़ेद पहनते, अब सब वैसे ही रहेंगे। करेक्ट। उनके सारे रबारी समुदाय देख लीजिए, राजस्थान के दूर दराज में गाँव में देखता हूँ, साउथ में सारा देख लीजिए, नेता से लेकर के सब वो सफ़ेद शर्ट और पैंट पहनते हैं। हाँ इसीलिए जो हमारे हमारा खादी इसीलिए ज़रूरी था ना कि खादी हमें मदद करता है। और इससे बुनकर समुदाय को फ़ायदा होता है, इंडस्ट्री नहीं। जो हाथ से बनाते हैं वो उनका काम है। करेक्ट। तो ये बुनकर समुदाय, तो उनका पूरा परिवार चलता है। हाँ तो हम इसलिए उनको पहने तो हमें फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों को भी हम लाएँ, शादियों में लाएँ। इसका बड़ा अच्छा, कई एंटरप्रेन्योर्स इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। करेक्ट। और इसका भी हमारे यहाँ पूरा महिलाओं का है, हमारे यहाँ पूरा कपड़ों का अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, तो उसका अच्छी है। करेक्ट सर। सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना टाइम दिया और बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी हैं। एक हमें अपने पास्ट में ले जाके पास्ट की साइंटिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपने बताया, उसके लिए थैंक यू सो मच।